आईनी बेंच के 3 जज साहिबान जो उस कमिटी में शरीक थे, उन्होंने अपने ही फैसले को इंडोर्स कर दिया। जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला था वो जुडिशली इंडोर्स कर दिया। सारी अदालत के तमाम जो जजेस हैं वो बैठ के इन तमाम चीज़ों को देखें। मजीद 8 जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और अक्सरियत का मसला निमट जाएगा। जब तक मामला सब जुडिस है तब तक आप ये तो ना करें कि जजेस को भर्ती करते जाएं उसी कानून के तहत जिसको चैलेंज किया गया है। ये वाला मामला जो है 26वीं तरमीम का, उसको पार्क किया हुआ है। 17 के बजाय 33 जज हो सकते हैं। उसका मकसद ऑब्वियसली उस कानून का कोर्ट पैकिंग था कि अगर ये कोर्ट जो है हमारे काबू नहीं आए तो हम नए इतने जजेस भर्ती करेंगे कि हम अपनी मर्जी का फैसला ले सकें। सिंध में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गई हैं, लेकिन पंजाब और दूसरे सूबों में अभी ये कशमकश बाकी है। बाकी जगहों में शायद इसीलिए आईनी बेंचेस की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो उन हाई कोर्ट्स में जो मौजूदा इंतज़ामिया थी उनसे उन्हें कोई ख़तरा नहीं था। यहाँ शायद उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई इधर उधर बात जा सकती है, जिसकी वजह से आईनी बेंच यहाँ बनाना ज़रूरी पड़ा। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के जो बेंच ने एक फैसला दिया है कि इस किस्म के जो केसेस हैं ये आईनी बेंच के पास नहीं जाएंगे, ये बाकायदा आम बेंच के पास लगेंगे। वो आधी हाई कोर्ट उस फैसले को मानती है, आधी हाई कोर्ट उस फैसले को नहीं मानती। तो रोज जब केस लगता है तो कभी यहाँ चला जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं ये केस तो वहाँ जाना चाहिए। तो जो केसेस हैं उनको वो पिंग पोंग चल रहा है और फैसले नहीं आ रहे। ये सूरत हाल आज हम देख रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद। पहले की सूरत हाल देख लीजिए, जब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उससे पहले की देख लीजिए जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उससे पहले की देख लीजिए जस्टिस गुलजार थे, और उससे पहले की पूरी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं। ये तो एक बदकिस्मती की कहानी है। जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, आए दिन ये मसला हो कि अब मार्शल लॉ है, अब डेमोक्रेसी है, अब आइन की यूं वायलेशन हो रही है, अब यूं वायलेशन हो रही है। जब रोज ही इस किस्म की पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस हो, इवेंचुअली वन वे और दी अदर ये सारे मामलात अदालत पे जाते हैं। फिर अदालत का सारा जो फोकस है वो सियासी मसाइल हल करने में लग जाता है। हर लम्हा हर दौर में जो है वो अदलिया खुद कैंप्स में तकसीम रही है। ये तो एक बीमारी की सी सूरत हाल है। मौजूदा पीरियड है पोस्ट मुशर्रफ, उसमें जुडिशरी में इंटरनल इंडिपेंडेंस ज्यादा आना शुरू हुई। जितने भी आपने चीफ जस्टिस देखे, साकिब निसार साहब को या खोसा साहब, गुलजार साहब, खास तौर पे उमर अता बंदियाल साहब और काजी साहब के टेन्योर में आप देखें कि डिसेंट्स जो हैं वो जजेस की बढ़ती रहीं। और वो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है कि जजेस आर नॉट टोइंग वन लाइन। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ एक डिवाइडेड जुडिशल स्ट्रक्चर पे खड़ा है और इस डिवीज़न की बुनियाद खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने फराहम की है। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वफाकी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तकसीम हो चुकी है। बज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में 3रे नंबर पर है, लेकिन इख्तियारात का असल महवर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबरा जस्टिस अमीरुद्दीन खान के पास है, जो जजेस की सीनियरिटी में 4थे नंबर पर है। जबकि सीनियरिटी में पहले नंबर के जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, 2रे नंबर पर मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ये तासुर आम है कि उनको 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इग्नोर या एक साइड कर दिया गया है। माजी में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में जजेस के डिसेंटिंग नोट्स या अक्सरियती और अक़लियती फैसले तो मामूल का अमल थे, लेकिन लगता है कि 26th अमेंडमेंट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी और उनके अलाइज ने जजेस के इख्तियारात में खत तनसीक खींच दिया है, उनको तकसीम कर दिया है। अब किस बेंच में कौन से जजेस शामिल होंगे, आईनी केसेस किस बेंच के सामने फिक्स होंगे, इन मामलात ने एक क्राइसिस को जन्म दिया है। हालिया दिनों में ये वाक़या है कि कस्टम से मुताल्लिक एक अपील को एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इब्तदाई समाअत के बाद बेंच ने अगली समाअत के लिए तारीख अभी मुकर्रर की ही थी, लेकिन इससे पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने
और आईनी केसेस फिक्स करने वाली कमेटी के अचानक एक ही दिन में 2 इजलास हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कमेटी ने यह केस जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से डीलिस्ट कर दिया, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कमेटी ने इस केस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दे दिया। इस डेवलपमेंट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया, ऑब्जेक्शन उठाया और एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा गया कि रेगुलर बेंच को आईनी केस लगाने असल में एक गलती की वजह से हुआ और एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया गया। गोया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ताहम इस बदलती सूरत हाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को खतूत लिखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो सवाल उठाया कि समाअत के दौरान ही ड्यूरिंग हियरिंग क्यों और कैसे एक अपील आईनी बेंच को भेज दी गई। बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ऑर्डर में बेंचेस बनाने वाली कमेटीज़ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भेज दिया। इस बैकग्राउंड में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आईनी केसेस फिक्स करने वाली कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। इसने एक नए कज़िये को जन्म दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स में भी इख्तियारात के हवाले से एक तलातुम, एक बहुत ही अफरा तफरी की सी कैफियत है। आर्टिकल 200 के तहत प्रेसिडेंट ने यानी कि सदर ममलिकत ने 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना एलिवेशन के पस मंज़र में ख्याल ये है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट भेज दिए जाएंगे। इस डेवलपमेंट की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि इन तीनों जजेस की जो अपॉइंटमेंट से सिर्फ एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी समेत तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को ख़त लिखे, जिसमें कहा गया था कि दूसरी हाई कोर्ट से किसी जज को ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जैसे हमेशा से होता आया है 3 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। शायद इत्तफाक की बात है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने ब्रदर जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने 3 नए जजेस का नाम न सिर्फ नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर दिया बल्कि जस्टिस सरफराज डोगर को अपने बाद सीनियर तरीन जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 का सरबरा बना दिया है, जबकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब बज़ाहिर सीनियरिटी में 3रे नंबर पर आ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। अब वो किस हद तक सस्टेन करेगी, मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा एट द एंड, और ये इशू रिजॉल्व होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस मुल्क की बका के लिए। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र को मुस्तरद कर दिया है और इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी अदालतों से 3 जजेस की अपॉइंटमेंट को एक वेलकम स्टेप करार दिया, खुशाइंद करार दिया। उनका कहना था कि किसी जज का तकर्रुर या अपॉइंटमेंट नहीं हुआ बल्कि तीनों जजेस पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। एक बलोची बोलने वाला जज आया है, पंजाबी और सिंधी बोलने वाले जजेस आए हैं और इस्लामाबाद तो वैसी ही विफाकी अलामत है। बाकी हाई कोर्ट्स के हवाले से एक दिलचस्प पेशरफ ये भी है कि सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 9th नंबर पर मौजूद जस्टिस के आगा सूबे की आईनी बेंच के सरबरा बन चुके हैं। उनकी तकर्रुरी की तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तक ने मुखालफत कर दी थी, लेकिन वो मेजॉरिटी वोट लेने में कामयाब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अब तक आईनी बेंचेस तश्कील ही नहीं हो पाई हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती मामलात में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का केस 9 महीने से बज़ाहिर सर्द खाने में पड़ा हुआ है। मान लिया कि नज़रियाती तौर पर मुनक़सिम यानी कि डिवाइडेड अदलिया पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का हिस्सा है। पैनामा केस भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जुडिशरी का इल्ज़ाम में आता रहा है और शायद दुरुस्त भी था।
लेकिन रीसेंट पास में साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा को मखसूस पॉलिटिकल वाइज से मुताल्लिक इम्प्रेशन का सामना करना पड़ा था, ख़ास तौर पे जब फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले उनकी सरबराही में बेंच ने यूनानिमसली पीटीआई से बल्ले का इलेक्शन से बल वापस ले लिया था और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से बहाल कर दिया था। इलेक्शन में पीटीआई अपने नाम, अपने इंतखाबी निशान और अपनी लीडरशिप से महरूम थी। इसके बावजूद पीटीआई के दर्जनों आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए, मगर इलेक्शन जीतने के बाद भी रिजर्व सीट लेना पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। जुलाई 2024 को साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 13 मेंबर्स फुल बेंच में मामला तय हुआ। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने मेजॉरिटी डिसीजन सुनाया और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 77 सीट्स पीटीआई को देने का हुक्म दिया, लेकिन 7 माह से इस ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ है। कोई कुछ भी कहे, हकीकत यह है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के टेन्योर के आखिरी हफ्ते में मंजूर होने वाली 26th अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, जुडिशल स्ट्रक्चर बिल्कुल तब्दील हो चुका है। एक नए निज़ाम ने जन्म लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी को हुकूमत और शायद रियासती फैसला साजों ने गनीमत जाना और जजेस के तकर्रुर में एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया, जिसके तहत 13 मेंबर्स जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी को भी अब चीफ जस्टिस बना सकती है। इस कमीशन में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान के अलावा वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, 3 हुकूमती पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया गया है। हैरानकुन बात है कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सो मोटो एक्शन लेने का अब इख्तियार ही नहीं रहा है। अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही आर्टिकल 184(3) के तहत केसेस सुन सकती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इख्तियारात किसी दूसरी अदालत को नहीं दिए जा सकते, जबकि अब जुडिशरी को प्रेयर से ज़्यादा केस की इंटरप्रिटेशन या ऑर्डर देने का इख्तियार नहीं है। 26th अमेंडमेंट के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें आ चुकी हैं, जिनकी फुल कोर्ट में फौरी समाअत के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2.5 माह पहले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त भी लिखा, लेकिन ताहाल ये दरख्वास्तें समाअत की मुंतज़िर हैं। और इतलात के मुताबिक पार्लियामेंट्री अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रुरी कर देगा। इसके बाद लगता है कि आला अदलिया में रही सही जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं वो भी दब जाएंगी या खामोश हो जाएंगी। दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और 5 हाई कोर्ट बार इस पूरी सूरत हाल में एक मकबसे का शिकार नज़र आती हैं। उसूली तौर पर उनका झुकाव एक जानिब और 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी तौर पे उनकी हिमायत दूसरी जानिब दिखाई देती है। आज ऑन माई रेडार में हम इस पूरी सूरत हाल पर बहुत तफसील से बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान के नामवर इंडिपेंडेंट लॉयर बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद को। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये FBR का मामला, कस्टम्स का एक केस चल रहा है। अब ये तो पहली बार है कि 2 कुछ सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जो हैं वो उसको देख रही है। आइनी बेंच भी देख रही है और दूसरी बेंच भी देख रही है और वो बिल्कुल पैरेलल ये मामला चल रहा है। मुझे नहीं मालूम मगर ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। ये इस निज़ाम ने ये एक और बहुत ही पेचीदा सूरत हाल को जन्म दिया है। जी बिल्कुल। मुकदमा जो था वो पहले रेगुलर बेंच के सामने आया। रेगुलर बेंच ने कहा अच्छा हम इसको, इस पहलू को एग्जामिन करते हैं कि आया ये मुकदमा जो है ये हम सुन भी सकते हैं या आइनी बेंच के पास जाना चाहिए। उन्होंने उसमें वकला से दलाइल मांगे। उस दौरान जो था वो जो कमिटी थी आइनी बेंचेस की कमिटी, उन्होंने वो केस कहा कि नहीं ये तो आपके पास 2 इजलास कर दिए, ये आपके पास लग ही नहीं सकता, ये आइनी बेंच के पास। उसके ऊपर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑर्डर पास किया कि एक मुकदमा जो कि मैं सुन रहा हूँ उसको आप, और अभी तक मैंने फैसला तो नहीं किया कि आया मैं सुन सकता हूँ या नहीं, मेरा इख्तियार है या नहीं, मगर दलाइल सुन के ही मैं इस नतीजे पे वन वे और दी अदर पहुँचूँगा। तो उस दौरान आप फाइल नहीं खींच सकते। बहरहाल आइनी बेंच ने ये फैसला दिया कि नहीं ये केस तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, ये केस हमारे पास ही लगना चाहिए था। अब उसमें एक नया मसला ये पैदा होगा ऑब्वियसली
कि जो उस आईनी बेंच के जो 3 जज साहिबान जो उस कमिटी के भी में शरीक थे, उन्होंने अपने ही फैसले को इंडोर्स कर दिया। जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला था वो जुडिशली इंडोर्स कर दिया। तो ये जो मसले हैं ये मेरी राय में तो हल यूं ही हो सकते हैं कि अगर सारी अदालत के तमाम जो जजेस हैं वो बैठ के इन तमाम चीज़ों को देखें। मगर किसी वजह से अब 3 महीने गुजर गए हैं 26वीं तरमीम को आए हुए, मगर किसी वजह से पहले तो 1.5 महीने उन पिटिशंस पे नंबर ही नहीं लगा। बड़ी मुश्किलों से जब उन केसेस पे नंबर लगा तो अब 1.5 महीना और गुजर गया, उसको लगाया ही नहीं गया। जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, जजेस इसको ब्रश अंडर करते जाएंगे, तब तक इस किस्म के देखिए मसाइल हम बार बार ये अपनी ज़िंदगी में देखते रहे हैं कि भाई ये सारे जजेस एक जगह बैठ जाएं और इस बात को डिसाइड कर लें। ये हमेशा हमारी ख्वाहिश भी रही है और एक वे आउट भी नज़र आया है, मगर कभी नहीं हुआ और आज भी ये नहीं होगा। और मगर बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 26वीं आईनी तरमीम है वो चैलेंज हुई है और उसकी अपनी सूरत हाल है जिसका भी आपने जिक्र भी किया है। मगर एक बात ये सामने आ रही है जिसमें ये श्योर नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम जब वो आएगी कोर्ट पे तो वो प्रिवेल कर जाएगी या वो हो सकता है स्ट्राइक डाउन हो जाए या कुछ इसमें मसला हो जाए। तो ख्याल ये है कि अब जो नया निज़ाम तरतीब दिया गया है उसमें मज़ीद 8 जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और उससे जो अक्सरियत का जो सिस्टम है वो आ जाएगा और फिर ये मसला निमट जाएगा। ज़ाहिर है जब ये सब कुछ हो गया तो वो भी हो ही जाएगा। देखें बिल्कुल ये मुतालबा था, जो वकला की भी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, उन्होंने यही कहा था कि आप 26वीं तरमीम का केस सुने, उसे इधर या उधर कहीं पार्क करें, मगर उस चैलेंज की मौजूदगी में जब तक मामला सब जुडिस है तब तक आप ये तो ना करें कि जजेस को भर्ती करते जाएं उसी कानून के तहत जिसको चैलेंज किया गया है। मगर बहरहाल हाई कोर्ट में तो 50 से 60 जो हैं वो भर्तियां, 40-50 जो भर्तियां हैं वो तो कर दी गई हैं। अब बात ये की जाती है कि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि हम 8 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करेंगे। अब ना सिर्फ 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ चैलेंज है, मगर ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट का, उसमें एक आपको पता है तरमीम की गई है कि 17 के बजाय 33 जज हो सकते हैं। उसका मकसद ऑब्वियसली उस कानून का कोर्ट पैकिंग था कि अगर ये कोर्ट जो है हमारे काबू नहीं आए तो हम नए इतने जजेस भर्ती करेंगे कि हम अपनी मर्जी का फैसला ले सकें। उसमें ये बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर कोई जजेस भी उस एफर्ट में शामिल हैं कि पहले जल्दी से कोर्ट में आप भर्तियां करें तो फिर ये बात कि फुल कोर्ट बनानी ना बनानी वो सारी रेलेवेंट हो जाएगी जब इतने सारे आपने नए जजेस उसी प्रोसीजर जिसके खिलाफ चैलेंज है उसके तहत आपने अपॉइंट किया है। तो बड़ी अजीब गरीब कैफियत है। और ये तो अभी कैफियत चल रही है ना, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि सिंध में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गई हैं, लेकिन पंजाब और दूसरे सूबों में अभी बहरहाल ये कशमकश बाकी है। वहाँ पर ये स्ट्रगल ही कहना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ शायद बाकी जगहों में शायद इसीलिए आईनी बेंचेस की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो उन हाई कोर्ट्स में जो मौजूदा इंतज़ामिया थी उनसे उन्हें कोई ख़तरा नहीं था। यहाँ शायद उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई इधर उधर बात जा सकती है जिसकी वजह से आईनी बेंच यहाँ बनाना ज़रूरी पड़ा। लेकिन दूसरी जगहों पे बनना तो है ना। नहीं, उसमें तरीक़ेकार ये है कि अगर जो वहाँ की प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं वो अगर एक करारदाद पास करती हैं तो फिर वहाँ बनेगी। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑब्वियसली पीटीआई तो मुखालफत कर रही है 26वीं तरमीम की, तो उन्होंने तो इसलिए नहीं किया। बाकी जगहों में शायद ज़रूरत ना पेश आई हो, यहाँ कोई ख़तरा हुआ हो। ये एक अजीब के कुछ एक हाई कोर्ट में है, बाकी किसी जगह आईनी बेंच नहीं है। जी बिल्कुल, यही इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए अब देखें जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच है
पहले तो वो सिर्फ ऐसे 10-10 पुराने साल केसेस जो बिल्कुल ही इनफ्रक्चुअस हो गए हैं उनको टेकअप उन्होंने किया, महीना 1.5 महीना उसमें लगाया। फिर उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो अपील थी कोर्ट मार्शल्स के, उसको कोई 1.5 महीने से अभी हुकूमती जो वकील हैं उनके दलाइल 1.5 महीने से सुने जा रहे हैं। ये वाला मामला जो है 26वीं तरमीम का, उसको पार्क किया हुआ है, जबकि बहुत सारे मसले आ रहे हैं। जैसे सिंध हाई कोर्ट में कम से कम आप उसकी बात कर रहे थे, तो वहाँ के चीफ जस्टिस साहब के जो बेंच ने एक फैसला दिया है कि इस किस्म के जो केसेस हैं ये आईनी बेंच के पास नहीं जाएंगे, ये बाकायदा आम बेंच के पास लगेंगे। वो आधी हाई कोर्ट उस फैसले को मानती है, आधी हाई कोर्ट उस फैसले को नहीं मानती। तो रोज जब केस लगता है तो कभी यहाँ चला जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं ये केस तो वहाँ जाना चाहिए। तो जो केसेस हैं उनको वो पिंग पोंग चल रहा है और फैसले नहीं आ रहे। इन चीज़ों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है मेरी तो समझ में नहीं आता। बर साहब ये फरमाइएगा कि मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती करियर में, आपने भी अपने अदालती करियर के अंदर, हमने कभी कोई माहौल ऐसा नहीं देखा जिसको क्या मामूल का अदालती निज़ाम कहें, मामूल की अदालतें काम कर रही हैं, एक मजमूई तौर पे तसल्ली की सूरत हाल नज़र आ रही हो। आज जिस हम सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जो 26वीं तरमीम के बाद की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक ज़ाहिर एक नई तकसीम हम देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस और सीनियरिटी का फ़लसफ़ा बिल्कुल बाहर, मगर पाकिस्तान की पूरी तारीख़ यही गैर मामूली सूरत हाल एक के बाद दीगरी देखते ही रही है ना, उस लिहाज से मामूल है। देखिए, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये 26वीं तरमीम से जो नुकसान हुआ है, अगर आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर की थी कि आइंदा आने वाले दिनों में जुडिशरी में क्या इस्लाहात होंगे। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यूं केसेस मॉनिटर करेंगे, केसेस को स्पीड अप करने का हाई कोर्ट लेवल पे क्या तरीक़ेकार होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या जो रूल्स हैं उनमें तरमीम की जाएंगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी और उम्मीद ये थी कि वो चीफ जस्टिस होंगे तो वो फिर ये सब करेंगे। शायद पहली मर्तबा एक्चुअल फोकस लिटिगेंट्स पे होगा और केसेस पे होगा और सिर्फ सियासत पे नहीं होगा। मगर 26वीं तरमीम की जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी है कि ये तमाम चीज़ें जो साइलीन के जो मसाइल हैं वो सब तो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए। अब सिर्फ यही हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में आया, एक कोर्ट है, 2 कोर्ट्स हैं, बेंचेस में जो तनाज़ा है उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो अब दोबारा से सिर्फ पॉलिटिक्स नंबर 1 है और जो एक्चुअल लिटिगेंट्स के मसाइल हैं वो। मगर बैर साहब आपने दोबारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरी अर्ज़ ये थी कि ये हम हमेशा से अपनी तारीख़ में ये देखते रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन या क्लोज टू आइडियल सिचुएशन तो कभी देखी नहीं। ये सूरत हाल आज हम देख रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद। 26वीं तरमीम के बिल्कुल पहले की सूरत हाल देख लीजिए, जब तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा थे, उससे पहले की देख लीजिए जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, उससे पहले की देख लीजिए कि पूरी जस्टिस गुलजार थे, और उससे पहले की पूरी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं। ये तो एक बदकिस्मती की हमारा एक कहानी है एक तरह से, अगर हम देखा जाए तो। देखिए, इसकी 2 वजूहात मैं देखता हूँ। एक तो ये है कि एज अ सोसाइटी इन वन वे वी आर ओवरली पोलिटिसाइज्ड। अगर आप हमारी चाहे मीडिया में देख लें तो 90% खबर जो होती है वो सियासत की होती है। बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है, होती हैं सियासी खबरें वगैरह, मगर और भी इश्यूज होते हैं, सियासत भी, और वो भी यकतरफा सियासत। बिल्कुल। तो एक तो वो ओवरली पोलिटिसाइज सोसाइटी है। दूसरा, जो हमारी जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो जब आए दिन ये मसला हो कि अब मार्शल लॉ है, अब डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी में अब आइन की यूं वायलेशन हो रही है, अब यूं वायलेशन हो रही है, जब रोज़ ही इस किस्म की पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस हो, इवेंचुअली वन वे और दी अदर ये सारे मामलात अदालत पे जाते हैं। फिर अदालत का सारा जो फोकस है वो सियासी मसाइल हल करने में लग जाता है। तो उसकी वजह से वी डोंट सी द अटेंशन टू द एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लिटिगेंट्स। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सूरत हाल जन्म ले रही है, ये तो बाकायदा जमहूरियत जन्म दे रही है, तो पार्लियामेंट जन्म दे रही है, और उसके नतीजे में ये हुआ है।
और फिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बार है वो भी कोई उस तरह से मज़ाहमती अंदाज में खड़ी नहीं है जैसे कि हमेशा खड़ी होती थी। तो मुझे और आपको शायद इसमें कोई तकलीफ़ हो सकती है, मगर जो निज़ाम है हमारा वो खुद इसको चला रहा है। ये तो नहीं है कि किसी फ़ौजी डिक्टेटर ने ऐलान कर दिया कि भाई आज किससे ये होगा। नहीं, किसी फौजी डिक्टेटर ने तो ऐलान नहीं किया, मगर ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो रीच है वो हर महकमे में, हर इदारे में इतनी एक्सपेंड की है, चाहे वो जुडिशरी हो या वो बार हो या मीडिया हो, इन तमाम इदारों में, इन तमाम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में उनकी, या पार्लियामेंट हो। मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट भी हमारी आजकल एक कंट्रोल्ड पार्लियामेंट है। कोई एक्चुअली जब बात की जाती है पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी की, वो तो एक मजाक ही बन गया है। तो उस सूरत हाल में ये कहना कि ये पार्लियामेंट जो है ये काम कर रही है, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। मगर किसी एक फरीक को आप क्या इसका ज़िम्मेदार करार दे सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में आईन की हकीकी बालादस्ती नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, तो क्या, और एक बदकिस्मती की जो ये सूरत हाल है, तो क्या कोई एक फरीक तन्हा इसका ज़िम्मेदार है? नहीं, एक फरीक जिम्मेदार है, ना एक इदारा जिम्मेदार है। देखिए, हम अक्सर ये तो कहते हैं, जुडिशरी की जब क्रिटिसिज्म होती है तो हम कहते हैं कि अदलिया ने हर मौके पे मार्शल लॉज को इंडोर्स किया, एस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट किया, मगर तल्ख़ हकीकत ये भी है कि पार्लियामेंट ने भी जितने भी मार्शल लॉज आए, जितने भी आइन आए, उन्होंने मार्शल लॉ के तमाम इक़दामात जो थे वो रेटिफाई किए। ये 18वीं तरमीम में भी हुआ, उससे पहले 2002 में भी हुआ, फिर 1985 में भी हुआ, फिर 1973 के भी आइन में जो ओरिजिनल है उसमें लिखा हुआ है कि तमाम मार्शल लॉ के जो ऑर्डर्स हैं और उसके तहत जो कानून हैं वगैरह, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो हर जगह हमने अपनी स्पेस, सिविलियन स्पेस जो है वो गिव अप की है। तो अब जो हम जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, अभी तो हम मुख्तलिफ़ इदारों की बात कर रहे हैं। ख़ुद जो इदारा अदलिया का इदारा है, वो अंदरूनी तौर पर भी तो आप देखें ना, इसका शायद सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। हर लम्हा, हर दौर में जो है वो अदलिया ख़ुद कैंप्स में तकसीम रही है, और बदतरीन हमने तकसीम अदलिया में देखी है, जो आज भी नुमाया नज़र आ रही है, जो कल भी नुमाया नज़र आ रही थी, उससे पहले भी नुमाया नज़र आ रही थी। ये तो एक बीमारी की सी सूरत हाल है बैरिस्टर साहब। देखिए, मैं कुछ हद तक आपकी बात से इख्तलाफ यूँ करूँगा कि देखिए, जुडिशरी में एक तो पीरियड्स रहे हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो पीरियड्स रहे हैं मार्शल लॉ के दौरान। उसमें शुरू में तो कोई जजेस निकाले भी नहीं गए थे, उन्होंने ख़ुद से इंडोर्स कर दिया। मगर ज़िया साहब के दौर में और मुशर्रफ साहब के दौर में पहले जजेस को फारिग करना पड़ा था, फिर अदलिया को कंट्रोल किया गया। मगर आप जितने भी जमहूरी पीरियड्स देख लें तो उसमें अदलिया ने कोशिश की है असर्ट करने की। भुट्टो साहब के दौर में इनिशियली जुडिशरी ने, जिस तरह आसमा जिलानी का केस था, ज़ियाउर रहमान का केस था, उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने माजी के जो मार्शल लॉ की इंडोर्समेंट्स थी उन डॉक्ट्रिन्स को रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर रिग्रेशन हुई ज़िया साहब के दौर में। बट एट द एंड ऑफ दैट, जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद से जुडिशरी ने दोबारा फंडामेंटल राइट्स की बातें की। बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा मशहूर केस था, इलेक्शन सिंबल्स एक्सेट्रा, तो इन्हांस भी किया। ये जो मौजूदा पीरियड है, जिसको आई थिंक 2000 पोस्ट मुशर्रफ, जो 2008 से जो देखा जाता है, उसमें आई थिंक एक ज़रा जो चेंज आई, उसमें जुडिशरी में जो आई थिंक इंटरनल इंडिपेंडेंस ज़्यादा आना शुरू हुई। शुरू में नहीं थी, जब चौधरी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, तब तो सारे के सारे एक लाइन पे होते थे। मगर उसके बाद जितने भी आपने चीफ जस्टिसेस देखे, साकिब निसार साहब को या खोसा साहब, गुलजार साहब, या ख़ास तौर पे उमर अता बंदयाल साहब और काजी साहब के टेन्योर में, आप देखें कि डिसेंट्स जो हैं
वो जजेस की बढ़ती रहीं, और वो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है कि जजेस आर नॉट टोइंग वन लाइन। एक डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजीज हैं, फिलॉसफीज हैं। वो चीफ जस्टिस का कंट्रोल या जुडिशरी को कंट्रोल रखने के लिए फिर ये ज़रूरी हो गया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ताकि वो अपनी मर्जी के फिर फैसले ले सकें। उस चीज़ पे भी बड़ा शोर हंगामा हुआ। जब एक बार ये रियलाइजेशन हुई, आई थिंक इन एस्टेब्लिशमेंट एंड कि इवन चीफ जस्टिस के लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो अपनी कोर्ट को डिलीवर करें, उसके बाद फिर ये ज़रूरत आई कि आप 26वीं तरमीम के तहत उनको डायरेक्टली कंट्रोल करें कि अब चीफ जस्टिस भी बेंचेस नहीं बना सकें, हम डायरेक्टली बेंचेस बनाएं ताकि हम आउटकम्स कंट्रोल कर सकें। ये एक पहलू 26वीं तरमीम का ये है। फिर ये जो आइनी बेंचेस का मामला आया, जिसमें हमने अभी कहा कि अदलिया तकसीम सुप्रीम कोर्ट को कर दिया, और फिर आइनी बेंचेस में जूनियर जजेस जो हैं वो, और आइनी बेंचेस का इख्तियार भी ज़ाहिर है काफ़ी वसी। तो मगर ये ख्याल और ये फ़लसफ़ा जो है कोई नई बात तो नहीं है ना। सियासी जमातें कहती रहीं कि आइनी बेंचेस अलग होने चाहिए, आइनी मामलात अलग होने चाहिए। इट वाज नॉट एन एलियन आइडिया। जी बिल्कुल, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये बात की गई थी, मगर मैं समझता हूँ कि बेसिकली ये डिमांड उस वक्त आई थी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बातें हुई थी 1980s में, जबकि ये रियलाइज़ हुआ कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो तो उसमें जितने भी आज़ाद मंच जजेस हैं उनको तो निकाल दिया गया है पीसीओ के थ्रू। तो अब अगर हमें कोई अदालत चाहिए बनानी होगी तो एक नई अदालत बनानी होगी, उसमें नए जजेस हों जो ज़रा डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। तो वो वहाँ से आइडिया शुरू हुआ था। मगर देखें, वो जो आइडिया है एक अलग आईनी कोर्ट का, वो प्रैक्टिकली इस सिस्टम में, कॉमन लॉ सिस्टम में चल नहीं सकता। उसमें मसला ये है कि देखें, जिन मुल्कों में आईनी अदालतें अलग अलग होती हैं, वहाँ जो ऑर्डिनरी कोर्ट है वो फिर आइन की तरफ देखती भी नहीं है। वो कहती हैं कि हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हमने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, जो भी लॉ है अच्छा है बुरा है। अगर आप चैलेंज करने जा रहे हैं कोर्ट को, किसी लॉ को, तो वो आप फिर साथ वाली अदालत में जाएं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कॉमन लॉ सिस्टम्स हैं, वहाँ वही अदालत जो है, आप कोई भी केस लेके जाएं तो वो जो कानून है उसकी तशरी आइन के मुताबिक करना उसका फ़र्ज़ है। सही। हर कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई कानून है जो आइन की किसी शिक के ख़िलाफ़ है तो उसी कोर्ट का काम है उसको उसके ऊपर प्रोनाउंसमेंट दे। और हर जज का ये हल्फ भी उसने उठाया हुआ है कि मैं प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आप उस जज से ये तो इख्तियार नहीं छीन सकते कि नहीं, अब प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन का काम आपका नहीं है, वो किसी और आईनी बेंच का है। वो इस सिस्टम में चल नहीं सकता। या तो आप फिर कह दें कि हमने कंप्लीटली एक सेपरेट कोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, जो आम जज है उसने आइन की किताब खोल के भी नहीं देखनी, उसने सिर्फ स्टैट्यूट बुक देखनी है। तो ये जो हमारे जज साहिबान होते हैं, बेसिकली इनका फैसला होता है, तो ये क्या निज़ाम जो कि जजों को जन्म देता है, ये उसका मसला है, या एज ए सोसाइटी हम इतने डीजेनरेट हो गए हैं कि बहरहाल आज की सुप्रीम कोर्ट में भी जो कि फ़र्क आया या दूसरा कैंप बना, तो वो जजेस पर ही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जो और वो पूरा। तो ये इसमें आपके नज़दीक ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो है शख्सियात में और सोच में और हमारे इनफरादियत में इतनी डिग्रेडेशन हो गई है, या कि कुछ और वजह है, या कि हम जज नहीं सही बनाते? देखिए, जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है उसमें कुछ ऑब्वियसली गुंजाइश तो है इम्प्रूवमेंट की। और मसले अब तो खैर बहुत ज़्यादा, जब 26वीं तरमीम के बाद तो कम्प्लीटली जिस तरीके से सियासी भर्तियाँ हो रही हैं, वोटिंग हो रही है, कोई एक्चुअल कैंडिडेट्स की असेसमेंट मेरिट्स में तो हो भी नहीं रही। वो तो फ़ौरन मीटिंग होती है, उनसे कहते हैं चलें भाई सब वोटिंग कर लेते हैं, और उसमें नेचुरली क्योंकि जो हुकूमती पार्टीज़ हैं उनकी अक्सरियत है तो वो कैरी थ्रू होता है। तो खैर वो तो इशू है,
एक मसला तो आई थिंक सोसाइटल मसला भी है कि यहाँ इतने सारे और अहम जो मुल्क की डायरेक्शन भी, ऐसे फैसले जो मुल्क की डायरेक्शन तय करते हैं, वो फैसले भी लोग अपनी ज़ाती मफादात को, अपनी कुर्सी का फ़ायदा देख के कि भाई मेरी या अपनी टेन्योर का मसला कि 3 साल होगी या 6 साल होगी, मैं इस ओहदे पे फायज हूँगा या नहीं हूँगा। तो इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री ऑल्सो आर मेड कीपिंग दीज थिंग्स पैरामाउंट। तो उसकी वजह से आई थिंक वो जुडिशरी में भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जजेस और इसीलिए जिस तरह जो पहले सीनियरिटी का चीफ जस्टिस का रखा था, वो सिर्फ इसलिए रखा था कि जजेस से कम ये मोटिवेशन हटा दी जाए कि मैं आगे जाके अगर मैंने फलां को खुश किया या फलां को खुश किया तो मैं शायद आगे दूसरे से आगे निकल के चीफ जस्टिस बन जाऊं। जब बेंचेस की फॉर्मेशन की भी जब बात आई तो इसलिए ये प्रपोज किया गया कि सीनियरिटी के मुताबिक रखें ताकि मैनिपुलेशन का या अपनी एडवांसमेंट का जो मौका है वो ख़त्म किया जाए। जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं और मिसाल के तौर पे अमेरिका में, जहाँ पर के जजेस सदर की मर्ज़ी का होता है और वो उसकी सियासी सोच का होता है, उसकी जमात का हामी होता है, लेकिन जब वो एक बार जज बन जाता है तो ओवरऑल अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट पे और जजेस पे और ये वो एक ओवरऑल ये इल्ज़ाम नहीं लगता कि ये इंसाफ का साथ नहीं दे रहे या इंसाफ नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा। और दुनिया की दूसरी जमहूरियतों में इतनी बदएतमादी अदलिया पर शायद ही कहीं हो जो अपने आप को जमहूरियत कहती हो, जितनी के हमारी पाकिस्तान में एक शख्स से लेके एक इदारे तक का कोई एतमाद नहीं है। और आला अदलिया से लेके निचली अदलिया तक ये इदारा जो है वो किसी भी इंसाफ की, सब कुछ है, इंसाफ की अलामत नहीं है। देखिए, जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ कुछ ट्रेडिशंस और कस्टम्स भी जो हैं वो आपकी एक डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशंस हैं ना, वो बड़ी स्ट्रांगली एम्बेडेड होती हैं। और उन जगहों में डिफरेंट जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ बिल्कुल ऐसा भी है कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, कई जगहों में लेजिस्लेचर के हाथ में सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। मगर वो सिस्टम कामयाब सिर्फ तभी हो सकता है कि जब जो आपकी पॉलिटिकल विंग्स हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनमें एक सेल्फ रिस्ट्रेंट हो। उसमें ये ना हो कि भाई अगर सदर साहब चाहते हैं तो मैं अपने पार्टी वर्कर को सुप्रीम कोर्ट में लगा दूं, जबकि उसका कोई कानूनी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी कोई केस नहीं चलाया, कोई उसकी जूरिस्प्रूडेंशियल अभी भी। और जबकि अब यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट पे अब तनकीद शुरू हो गई है कि बिल्कुल ये वहाँ भी काफ़ी पॉलिटिकल मगर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मगर वो हाल नहीं आया कि जिस तरह यहाँ हुआ है माजी में कि जिस शख्स के खिलाफ मर्डर का केस है, बेल पे है, उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया। तो ये वाली एक्सटेंट पे चूंकि उनकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नहीं जाती, इसलिए फिर भी वो सिस्टम काम कर पाता है। हमारे जैसे ममालिक में जहाँ एक स्ट्रगल है अभी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को ले डाउन करने के लिए, उसमें कॉमनवेल्थ की एक बड़ी एक मुफस्सिल किस्म की रिपोर्ट आई है जिसमें वो कहती हैं कि इन कंट्रीज विद ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी वहाँ ज़रूरत ये है कि जो भी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का तरीक़ेकार हो वहाँ जजेस को अक्सरियत में रखा जाए ताकि ये पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को मिनिमाइज किया, डाइल्यूट किया जाए। जब एक बार डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बिल्कुल सेटल हो जाएं, उसके बाद ज़्यादा लेजिस्लेटिव इन्वॉल्वमेंट और एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट भी लाई जा सकती है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी जो है, जब वो आपके पास जाता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, तो और आप मेरा केस लड़ें, तो उसका ये होता है कि आप बेहतरीन दलील देंगे, बेहतरीन केस मेरा लड़ेंगे, बेहतरीन वो करेंगे। फिर जब आप अदालत में जाते हैं आज की सूरत हाल में, ये वो आपका जैसा वकील मायानाज माशाल्लाह बावक़ार और सब कुछ, कितना फ्रस्ट्रेशन है आपके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपको जाके तो मुकाबला करना है, अपने दलील से उसको जीतना है, लेकिन ये पूरे पस मंज़र के अंदर वो इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो
वकील की भी होती है और जो साइल की तो उससे ज़्यादा होती है, वो ये है कि दलील पेश करने का भी मौका कब आएगा। ज़्यादातर जो केसेस हैं जो इल्तिवा का शिकार रहते हैं, तो दलील भी वो कहते तो हैं वकील के हम ये बात कहेंगे वो बात कहेंगे, वो बात कहने का मौका ही दुहाइयों के बाद आता है। उस चीज़ पे फोकस हमारी जुडिशरी का नहीं रहा, और ये जो इस किस्म की जो हरकतें होती हैं, सीनियरिटी को वायलेट कर देना या ये 26वीं तरमीम का, उसमें मकसद शायद ये होता है कि जुडिशरी को कमज़ोर किया जाए कि आपस में ही लड़वा दो, ठीक है, कि इसी चीज़ में लगे रहें कि कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन नहीं होगा, कौन ये केसेस सुनेगा, कौन वो सुनेगा। और नेचुरली जब फिर सारा फोकस इन चीज़ों पे होता है तो जो एक्चुअल साइल की तकालीफ है वो तो फिर बिल्कुल एक बैक बर्नर पे रहती है। क्योंकि ये तो एक मानी हुई एक स्ट्रेटजी है कि आप जाएं और हद से हद पहले दिन जो है स्टे ले लें और दैट्स इट। पहले तो मुझे मालूम है कि बड़े मायनाज वकील होते तो उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि मैं स्टे लेके दे दूंगा, और उसके बाद जो है केस तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, इन चीज़ों के लिए अब स्टे वाला जो कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए एक्चुअली बाकायदा काम की ज़रूरत है। आपको बैठ के उसमें रिसर्च करनी पड़ती है कि भाई कौन से वो केसेस हैं जो इल्तिवा का ज़्यादा शिकार रहते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोसीजरल रूल्स हैं कौन से हैं, जो अब आपको पता है कि 100 साल से क्रिमिनल प्रोसीजर भी और सिविल प्रोसीजर कोड भी आपके 100 साल पुराने हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं, भाई इसी चीज़ पे लड़ाई रहती है कि कोर्ट में ये कहा गया या ये नहीं कहा गया, ये सवाल पूछा गया, ये सवाल नहीं पूछा गया। अब 3-3 हज़ार के अब वीडियो कैमराज मिलते हैं, मगर वो हमारी कोर्ट्स में नहीं है। कोई सर्विस का तरीक़ेकार के इस पे बेलिफ जाता है, वो कहता है मैंने दस्तक दी, किसी ने जवाब नहीं दिया तो नोटिस अनसर्व्ड आ गया, महीनों केसेस उसी में पड़े रहते हैं। अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मगर इनको रिजॉल्व करने के लिए एक्चुअल फोकस होना पड़ेगा, उस पर एक्चुअली क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली एग्जामिन करना पड़ेगा। दुनिया में हर जगह जब इस्लाहात हुए हैं तो वैसे हुए हैं, मगर माजरत के साथ, और मैं दोबारा या मंसूर अली शाह साहब का जिक्र करूँगा, मैंने कोई ख़ास इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम हिम जिन्होंने एक्चुअली एक विजन आउटलाइन किया था, मैंने कभी भी माजी में पिछले 15-20 सालों में तो किसी चीफ जस्टिस को बाकायदा इस इशू को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाते हुए नहीं देखा। मगर ये कितनी बड़ी कौमी बदकिस्मती है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इंसाफ की फराहमी से है, और इस वक्त जो हमारी गुफ्तगू हो रही है उसमें कहीं पे भी इंसाफ की उम्मीद और इंसाफ की रमक की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बदकिस्मती है, मगर उसके लिए आई थिंक जजेस को अगर वो अपनी आपस के डिस्प्यूट से आगे बढ़ सकें, और सारा वक्त एक ये भी इशू रहता है कि अगर सारा वक्त इशू आपको मुश्किल आपको ये है कि कोई बाहर से बैठ के आपके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपकी फोकस इसी में रहती है कि भाई मैं इदारे में की दिफा कैसे करूं, फिर इदारे की दिफा करते हुए कौन से लोग हैं जो कोई बाहर वाली कुव्वतों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपस में फिर स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं। अगर उन चीज़ों से फारिग होंगे तो फिर इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाएगी। ऐसी सूरत हाल में हमने पहले भी देखा मार्शल लॉ के ज़माने में, दूसरे ज़मानों में, कि जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, हमारी सहाफ़त में होता तो सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो निकलती थी, बड़ी जद्दोजहद है, गिरफ़्तारियाँ हैं, ये है, वकला की तंजीमें बहुत निकलती रही हैं, और अभी हालिया हमने देखा जो अदलिया आज़ादी तहरीक चली, वो सारी चीज़ें, और बड़ी मौसर और बड़ी फॉर्मेडेबल वो थी। अब चाहे उसका नतीजा बहुत ही फ्लॉड निकला, लेकिन ये फरमाइएगा कि वो जो ज़मीर की पुकार है, या वो जो एक तंजीमों का अपना पूरा एक निज़ाम है जो कि इन चीज़ों पे मज़ाहमत करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है? देखिए, मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी बार एसोसिएशंस हैं जो इस चीज़ पे रेजिस्टेंस। अब देखिए ना, ये आज की सूरत हाल जिस पे हम बात कर रहे हैं, बाद 26th अमेंडमेंट,
तो बार्स जो है वो तो तकसीम की सूरत हाल में नज़र है। हमने कहा मकबसे का शिकार हैं, लेकिन एक मजमूई तौर पे हमें कोई इसकी मज़ाहमत तो मौसर मज़ाहमत की तो कोई तस्वीर नहीं है। जी, डिविजन्स बिल्कुल हैं। एक तो मसला जो फ़र्क आज में और 2008 में जो मसला है, फ़र्क है, वो ये है कि 2008 में आपको याद होगा मुशर्रफ साहब की 8-10 साल गुजर चुके थे। जी। तमाम सियासी जमातें जो थीं वो उनकी मुखालफत में थीं, तो एक जनरल एक सोसाइटल Consensus। कंसेंसस बना हुआ था कि इनकी मुखालफत करनी है। उसकी फिर पोस्टर बॉय इफ्तिखार चौधरी साहब बन गए। अभी सिचुएशन ये है कि बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो 26वीं तरमीम की बेनिफिशरीज हैं और एक सियासी जमात को रोकना मकसूद है। मकसूद है। तो उस सिचुएशन में एक तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, दूसरा जो फ़र्क है 2007-8 में और आज में, वो ये है कि 2007-8 की मूवमेंट के बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का इंटरेस्ट रहा है बार्स में, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम आहिस्ता आहिस्ता ये देख रहे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल तक इंटरेस्ट रहता था, अब इवन डिस्ट्रिक्ट बार की लेवल तक इंटरफेरेंस होती है। और उसकी वजह से कई ऐसे, नेचुरली हर इदारे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर पाते, और वो फैक्टर जो है वो अभी आप देख रहे हैं। तो ये पहले आया नहीं था ये चीज़, या आप फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की और दूसरे हाई कोर्ट बार की लेवल पे नहीं होता था, या आप ये कह रहे हैं? ये पहले बार एसोसिएशंस में डायरेक्ट इंटरफेरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह की नहीं होती थी। इट वाज नॉट शायद वो उसे इतनी प्रायोरिटी नहीं समझते थे। एक बार जब 2007 की मूवमेंट के बाद उन्होंने देखा कि वकला की एक मुनज़्ज़म एक फोर्स बन सकती है, इफेक्टिव फोर्स बन सकती है, उसके बाद इंटरवेंशन जो है सही। वो भी बढ़ती गई है। और उस इंटरवेंशन का फिर उसका जो नतीजा है वो ये है कि तकसीम में आप देख रहे हैं इजाफा हुआ है, और कई ऐसे स्टांसेस हैं जिस तरह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो कोर्ट मार्शल्स, सिविलियंस की कोर्ट मार्शल्स के फैसलों की को वो वेलकम करे, उनको अपलोड करे। मेरी एटलीस्ट एक्सपीरियंस में तो कभी सुप्रीम कोर्ट बार का ये स्टांस नहीं रहा, बल्कि आई थिंक 70 साल की तारीख में शायद कभी हमारी बार एसोसिएशंस की तरफ से, क्योंकि बहरहाल वो एज सिविलियन सुप्रेमेसी के आइडिया से हमेशा वो मुंसलिक रही हैं। तो काफ़ी अजीब डेवलपमेंट्स हैं। तो ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल पार्लियामेंट, कंट्रोल निज़ाम की जो फ़ज़ा ने जन्म लिया है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एक सोसाइटी का या हमारी सोसाइटी के एक बड़े पहलू का उसका एक ये दानिस्ता फ़ैसला है कि हमें ठीक है अब इसी तरह से, क्योंकि पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया ना 26वीं तरमीम, वो एक ड्रामाई उसकी कैफियत ने जन्म लिया, पार्लियामेंट ने उसको किया ना, फिर अदलिया ने उसको गले लगाया, खुद अदलिया के अंदर तकसीम का पहलू सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब है उसने भी उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद जो है ये पूरे जो बार्स हैं या दूसरी जो तंजीमें हैं उन्होंने उसके साथ उस तरह का उसकी मज़ाहमत नहीं की तो उसने लिया। तो ये पाकिस्तान का ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अशराफिया का या पाकिस्तान की तमाम इदारों का एक दानिस्ता फ़ैसला है कि हमें कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल जुडिशरी, कंट्रोल पार्लियामेंट की सूरत हाल होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक मसला ये है, और आपको पता है कामरान साहब, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का बड़ा क्रिटिक था, उनके खिलाफ कई केसेस में पेश भी हुआ। मसला ये है कि कई हमारे जो ऐसे दानिश्वर भी हलकों में अपना एक इमरान खान की और पीटीआई की एक इतनी ऑपोजिशन बढ़ गई है कि वो फिर कोई भी काम हो जिसमें इमरान खान पीछे रहे या बाहर रहे, ठीक है, वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। वो इलेक्शन रिगिंग की तरफ से भी आंखें फेरने की तरह के लिए तैयार हैं।
अगर जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए, अगर मीडिया को, अभी आज ये देखें अपना ऐसे पार्टीज जिन्होंने हमेशा सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त की बात की है, अब वो पीका अमेंडमेंट के लिए वोट भी डाल रहे हैं। 26वीं तरमीम में आप देखें सबने आके अपना हिस्सा डाला, तो वो हर किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, अगर उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब वापस पॉलिटिक्स में ना आए। एंड दिस प्रॉब्लम आई थिंक इज ऑल्सो कुछ हमारे सिविल सोसाइटी और जो इंसानी हकूक की और इवन मीडिया वगैरह में वहाँ भी इस किस्म की सोच पाई जाती है। उस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ये कंट्रोल डेमोक्रेसी मंजूर है, अगर कम से कम वो वापस ना आए, तो वो मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कौम के लिए। हाँ, क्योंकि ये दानिस्ता फैसला है ना, ये कि सिर्फ अगर, और क्या आप ये समझते हैं कि अगर इमरान खान का वजूद मिसाल के तौर पे नहीं होता, आपने फरमाया कि इस वजह से बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से पहले फ़ैसले आए, वो तमाम चीज़ें, उसमें वो पहलू नुमाया है जो आपने फरमाया, तो क्या फिर हम शायद पाकिस्तान जो है वो बेहतर जमहूरियत की जानिब जाता, चाहे वो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट की जानिब जाता, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जानिब जाता? देखिए, एक ट्रजेक्टरी है, और मैं तो इसको एक्चुअली ये कोई 10 साल पुरानी ट्रजेक्टरी देख रहा हूँ। मेरी राय में जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, दो बड़ी सियासी जमातों ने साइन ऑन किया और सिविल सोसाइटी में उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया, और मैं समझता हूँ दोनों पार्टीज ने आपस में ये नहीं है कि 100% उस पर कंप्लायंस की, मगर जब अहम मौके आए तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्टर्ब करने से गुरेज किया। उसके बाद जब 2014 में जब वो सारे धरने का एपिसोड शुरू हुआ, पीटीआई ने धरना दिया, फिर अंपायर की उंगली और ये वो वगैरह सारी चीज़ें जब होती रहीं, फिर 2018 की भी बड़ी एक फ्लॉड इलेक्शन हुई आरटीएस वाली, ठीक है, उसके बाद भी फिर ये रिग्रेशन का जो सिलसिला है वो चलता रहा। उसके बाद जो 2023 की इलेक्शन है उसने तो सारी सरहदें पार कर दी, और वो रिग्रेसिव जो ट्रजेक्टरी थी वो उसी सिमत में चलती रही। अब जो बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ तमाम जो अकल और दानिस्त रखने वाले लोग हैं, उनको ये अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इसी रिग्रेशन पे हम आगे चलते रहेंगे, या हमें कहीं किसी पॉइंट पे कहना है कि भाई ये बहुत हो गया, बहुत काफ़ी हो गया, अब हमने मज़ीद रिग्रेशन से मामला रोकना है और आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो रिकवर करनी है। मगर वो जब भी पाकिस्तान में वो रिकवर हुई है या थोड़ी सी कोशिश हुई है, तो उस वक्त ये एक तवील मार्शल लाई या फ़ौजी निज़ाम चला है, तो लोग थक गए, जनरल मुशर्रफ से थक गए, जनरल ज़िया-उल हक से थक गए, तो उन्होंने रिएक्ट किया और उस हवाले से जवाब दिया। इस दफ़ा वो थकावट वाली कैफियत नज़र नहीं, क्योंकि इस वक्त तो जमहूरी वज़ीर आज़म हैं, इलेक्शन की जो बाद की हुकूमतें हैं, वो सारी सूरत, वो ऑप्शन भी या वो होप जो है वो इतनी नुमाया नहीं है। देखिए, एक रियलाइजेशन तो मैं समझता हूँ अब आम है। पहले शायद एक हिस्से को नज़र नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है या हाइब्रिड है। अब तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये बात आया हो गई है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। जो थकावट की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इन फेसेस से तो थकावट भी हो गई है। अब बात ये है कि जो भी प्रोटेस्ट होती है या चेंज आता है, उसमें फिर एक बड़ी जिम्मेदारी ऑब्वियसली जो आज की ऑपोजिशन है उसके ऊपर भी है कि वो जब, बिकॉज नेचुरली ये चीज़ें चेंज तो होती हैं 3-4 साल के बाद, कुछ नाराज़गियाँ तो वैसे ही हर दौर में हो जाती हैं। हमने तो, जब आपका ज़्यादा तजर्बा है, आप भी देखते हैं, तो वो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर उस वक्त देखना होगा आज की ऑपोजिशन को कि आया हमने यही तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है कि हाइब्रिड प्लस के बजाय हम हाइब्रिड प्लस प्लस पे जाएं, या हमें वाकई कोई जमहूरी जो तरीक़ेकार है उस पे चलने की कोशिश करनी है। ये
जो रियलाइजेशन है अल्लाह करे, और आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं आज की ऑपोजिशन से, मगर ऑपोजिशन में सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मगर ये जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगी तो यही जो ड्रामा है वो चलता रहेगा। क्योंकि इस वक्त जिस निज़ाम से हम गुज़र रहे हैं, ख़ासतौर पे अदलिया के हवाले से, क्योंकि आपसे बात हो रही है, कंट्रोल जुडिशरी या कंट्रोल पूरा माहौल, और फिर ज़ाहिर है कि इंसाफ की उम्मीद जो है वो मादूम, बहुत बुरी तरह से मादूम। इसमें कहीं आपको ओवरऑल उम्मीद की किरण नज़र आती है, या ये कि इन्हिसार सिर्फ दुआ पर ही होना चाहिए? देखिए, उम्मीद की किरण मुझे यूं नज़र आती है कामरान साहब, माजी में आपको 26वीं तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती। माजी में हमने ये भी हाल देखा है कि एक बार एक चीफ जस्टिस को दबे अल्फाजों में कोई बात कह दी जाए तो वो नीचे तक अदलिया का ट्रेंड वहीं चला जाता है। कम्युनिकेट सारी जुडिशरी ज़्यादा इजीली कंट्रोलेबल थी। अब वो जुडिशरी में ये वाला कभी नहीं होता था कि अगर बाहर से प्रेशर आ रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्रेशर आ रहा है और चीफ जस्टिस उसको इग्नोर कर रहा है, तो 6 जजेस जो हैं वो ख़त लिख दें कि हमारे ऊपर हमारे बेडरूम्स में कैमराज निकले हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, उनके थ्रू हमारे ऊपर प्रेशर डाला है। ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी। उसके बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वो मुकदमा टेकअप किया और उनसे शायद ये गलती हो गई कि उन्होंने बाकी हाई कोर्ट से पूछ लिया कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, और सारी हाई कोर्ट्स ने, चारों हाई कोर्ट्स ने यकजुबां होकर कहा जी हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। इस किस्म की जो इंडिपेंडेंस है, इंडिविजुअल जजेस जो मुजाहरा करते हैं, वो माजी में नहीं होता था। तो और सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक है, ये आईनी बेंचेस भी आ गए ऊपर, आपने स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लगा लिया, वो कमिटीज भी बन गई। उसके बावजूद आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डिसेंट भी हो रहा है। अभी चीज़ें इतनी आराम से लोगों ने सेटल नहीं किया कि ठीक है अब ये उसी तनख्वाह में अब काम करते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो मैं समझता हूँ एक उम्मीद की किरण है कि इवेंचुअली फिर वो आवाज़ें बढ़ती जाएंगी। अभी एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है, मगर वो आवाज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इसमें बहरहाल एक डिसाइसिव फैक्टर जो होता है या हो सकता है या होना चाहिए, वो आवाम की आवाज़ है, क्योंकि जो विक्टिम है वो तो आवाम है, जो मजलूम है वो तो आवाम है। अगर उसका वोट कास्ट नहीं हुआ या काउंट नहीं हुआ, या ये कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, या ये कि वो किसी को इलेक्ट कर रहा है, वो जिसको इलेक्ट किया है वो पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा है, उसको बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। अवामी रद्द-ए-अमल का दुनिया भर में तो बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल होता रहा है और ज़ाहिर है वो इनकलाब बनते रहे। हमारे यहाँ उसका कोई तासुर नज़र नहीं आता। देखिए, कुछ हद तक तो है ये। मैं फ्रैंकली आपसे बात करूं कि जो पिछला फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब ने जो स्ट्राइक की, जो वो मार्च की कॉल दी थी इस्लामाबाद की, अब उससे पहले 2-3 बल्कि कई मार्चेस हो चुकी थी। ठीक है, काफ़ी अरेस्ट भी हो गए थे, निचली सतह की लीडरशिप पे भी हुए थे। मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फिर बहरहाल चाहे 10,000 थे या 50,000 थे या जितने भी थे, कि इतनी हज़ारों की तादाद में लोग फिर निकल आएंगे। कल मैं सुन रहा था दोबारा बात हो रही है कि अब हम दोबारा मार्च करेंगे। तो अगर वो बात कर रहे हैं तो शायद उन्हें कोई अपनी जो वोटर्स हैं उनसे फीडबैक है कि भाई हम फिर तैयार हैं मार्च करने के लिए। तो जो रिजेंटमेंट्स हैं वो तो हैं, अब वो कैसे किस वक्त पे चैनलाइज होती हैं, और ये चीज़ें आपको पता है, आप तो बहुत तारीख पढ़ते हैं कि ये फिर एक स्पार्क की देर होती है और फिर अचानक किसी वैसे छोटे मोटे इशू पे पूरी कौम खड़ी हो जाती है। हमने अरब स्प्रिंग्स वगैरह में देखा था कि एक इशू पे एक आदमी ने प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से पूरी कौम मोबिलाइज हो गई। तो मैं समझता हूँ डिस्कंटेंट का लेवल तो बहुत हाई है। लोग नेचुरली, अगर आप लोगों की चॉइस आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके तमाम एवेन्यूज़, चाहे वो मीडिया हो या जुडिशरी हो जहाँ से वो इंसाफ की तवक्को या सच की तवक्को रख सकते हैं, वो बंद करते जाएंगे,
तो इवेंचुअली वो रिजेंटमेंट एक स्पार्क को जन्म तो देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।